क्लासिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए जयश्री रॉय की लिखी हुई कहानी गुलमोहर। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मिर्ज़ा गालिब का ये शेर बड़े दर्दनाक रूप में जयश्री रॉय की कहानी गुलमोहर पर सही बैठता है। प्रस्तुत है कहानी। खिड़की पर झुके गुलमोहर को वो बिस्तर पर लेटी लेटी देखती रही थी। कैसा खूबसूरत रंग है, जैसे आग लगी हो। कई दिनों की अनवरत बारिश के बाद आज धूप निकली है। नीला आकाश साफ झक होकर आईने की तरह चमक उठा है। पिछले कई महीनों से जैसे उसने जीवन को खिड़की से ही देखा था। मौसम के बदलते हुए तेवर के साथ साथ क्षण क्षण रंग बदलते हुए, चेहरा बदलते हुए, मगर उदासी का एक दबा सा एहसास अंतः सलीला नदी की तरह अंदर ही अंदर चुपचाप बहता रहा था, उसके अस्तित्व को किस्तों में तोड़ते हुए, बिखेरते हुए। सतही तौर पर भले ही उसने हंसना बोलना नहीं छोड़ा था, मगर कहीं गहरे वो जानती है वो अंदर से टूटती जा रही है, शायद फिर कभी न जुड़ने के लिए। ये निःशब्द दरकना और ऊपर से बने रहने का प्रयास बहुत थका देने वाला था। गहरी सांस लेते हुए उसने खिड़की से दृष्टि हटा ली थी। पहले पहल ये सब इतना हताशाजनक नहीं था, क्योंकि तब उसके अंदर की ऊर्जा चुप नहीं गई थी। वो मजबूत थी। अपनों के साथ हो तो इंसान हर विपदा का सामना कर लेता है। ये अकेलापन ही होता है जो उसे असमय तोड़कर रख देता है। बीमारी के शुरू के दिन उसके लिए बेहद मुश्किल थे। उसके परिवार के लिए भी आसान नहीं रहा होगा, मगर उन्होंने मिलजुल कर झेल लिए थे। उसे याद है जिस दिन उसका कैंसर कन्फर्म हुआ था, प्रबीर किस तरह डाइनिंग रूम में देर तक चुपचाप बैठा रह गया था। उसने खुद ही उठाकर मेडिकल रिपोर्ट पढ़ ली थी। दोनों ही कुछ बोल नहीं पाए थे। शाम को बच्चे स्कूल से लौटे तो दोनों उनके सामने सहज होने के प्रयत्न में बार बार असहज होते रहे थे। उस रात प्रबीर देर तक बालकनी में खड़ा सिगरेट पीता रहा था। बाद में वही उसे बिस्तर पर बुला लाई थी। तब सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं थी शायद। उसके बाद कुछ महीने दुःस्वप्न की तरह बीते थे। 10 दिन के अंदर 2 ऑपरेशन, तरह तरह के टेस्ट, दवाइयाँ, अस्पतालों के अंतहीन चक्कर और इन सब के बीच एक सर्वग्रासी डर, किसी भीषण अज्ञात का, कुछ सांघातिक घट जाने का। रात दिन पूरा परिवार अंदर ही अंदर घुल रहा था, मगर ऊपर से एक दूसरे के लिए सामान्य होने का अभिनय किए जा रहे थे। ये स्थिति सबसे ज़्यादा त्रासद थी। एक एक ऑपरेशन होता, नमूना परीक्षण के लिए लैब भेजा जाता और वे किसी अनहोनी की आशंका में अपने आप में सिमटे सिकुड़े बैठे रहते। ये प्रतीक्षा उन्हें तोड़ रही थी। हालांकि कैंसर ज़्यादा फैला नहीं था, मगर इलाज के लिए किसी दूसरे शहर जाना था। प्रबीर का अपना व्यापार था, बच्चों के स्कूल थे। समझ में नहीं आ रहा था, मगर क्या किया जाए। बानी दी पुणे में थी। उन्होंने उसे अपने पास बुला लिया। बानी दी के पास रहकर इलाज करवाने से उनकी कई समस्याओं का हल हो गया था। प्रवीर का काम तथा बच्चों की पढ़ाई निर्विघ्न जारी रह सकती थी। शुरू में सब कुछ अपेक्षा के अनुरूप ही होता रहा था। वो बानी दी के साथ अस्पताल जाया करती थी। शनिवार के दिन प्रवीर बच्चों के साथ मिलने आ जाता था। पहले पहले 1-2 केमो के बाद वो अपने घर भी वापस आ गई थी, मगर सफ़र की तकलीफ़ें झेल नहीं पाई थी। उल्टियाँ बहुत बढ़ गई थीं। जी भी घबराता रहता था। फिर सफ़र में परहेज करना भी मुश्किल था। घर पहुंचकर वो कीमो के असर तथा सफ़र की थकान से दिनों तक बीमार पड़ी रही थी। इसलिए इलाज के दौरान बानी दी के पास ही रहने का फैसला लिया गया था। प्रबीर के लिए भी अपना काम तथा बच्चों की पढ़ाई रोककर बार बार आना कठिन था। इस व्यवस्था से उसका मन तो बहुत छटपटाया, मगर मन मार कर उसे रहना ही पड़ा था। घर से दूर होकर उसने जाना था घर क्या होता है, घर की छोटी छोटी बातों में कितनी खुशी, कैसा सुख छिपा होता है। इसका एहसास भी उसे पहली बार इतनी शिद्दत से हुआ था। रोज़मर्रा के जिन कामों में उसे ऊब होती थी, अब वही उसे सुंदर सपनों की तरह लुभाने लगे थे। सुबह का नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना। प्रबीर बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस जाता था। जाते हुए दोनों बच्चे दूर तक हाथ हिलाते जाते थे, बाय माँ। अस्पताल के बिस्तर पर तरह तरह की यंत्रों नलियों से घिरी वो अपने परिवार को याद करती रहती। अभी प्रबीर सुबह की चाय पी रहा होगा,
गुड़िया अपने अनगढ़ हाथों से स्कूल की तैयारी कर रही होगी। कभी कभी एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता था। रातों को अपेक्षाकृत शांति होती तो वो चुपचाप रोती रहती। एक बार नाइट ड्यूटी पर आई नर्स के पूछने पर उसने बहाना बना दिया था कि आंखों में कुछ पड़ गया है। दोनों आंखों में? नर्स कौतुक से मुस्कुराई थी। अब वो किसी को क्या बताती कि वो आंखों में बांह रखे क्यों सोती है, क्यों गर्मी लगने पर भी चेहरे से चादर नहीं हटाती, क्यों बार बार चेहरा धोआती है। शुरू शुरू में घर से फ़ोन लगातार आते थे, मगर धीरे धीरे वो भी कम हो गया था। प्रबीर का काम बढ़ गया था, बच्चों के इम्तिहान भी करीब आ रहे थे। उसे हर पल इंतज़ार रहता था, मगर शिकायत करती तो किससे करती। राउंड पर आए डॉक्टर विवेक ने एक बार उसे रोते हुए देख लिया था। वो अटपटे बहाने गढ़ने लगी थी। सर में दर्द है, आंखों का इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है। डॉक्टर विवेक मुस्कुराते हुए सामने बैठ गए थे। तब तो आपको एक बड़ा सा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा मिसेस पॉल। आप झूठ बोल रही हैं ना, मैं नब्ज देकर बता सकता हूँ। वो झेप कर रह गई थी। अच्छी किताबें पढ़िए, प्राणायाम तो ज़रूर कीजिए, आपका मन लगा रहेगा, सेहत के लिए भी अच्छा है। इसके बाद राउंड पर आकर डॉक्टर विवेक प्रायः कुछ देर के लिए उसके पास रुक जाते थे। एक बार बेगम अख्तर की सीडी भी दे गए थे। इस तकलीफ़ और अकेलेपन के बीच डॉक्टर विवेक का थोड़ी देर के लिए उसे हंस बोल लेना उसे अनजाने ही अच्छा लगने लगा था। अब कबीर बच्चों के फ़ोन के साथ उसे डॉक्टर विवेक का भी इंतज़ार रहने लगा था। उनके आने का समय होता तो उसकी आंखें अनायास आईने की तरफ उठ जाती। वो कई बार स्वयं को डॉक्टर विवेक की नज़रों से देखने लगती थी। एक बार उसकी केस फाइल देखते हुए डॉक्टर विवेक ने आश्चर्य से कहा था, 42? आर यू श्योर मिसेस पॉल? आप 30 से ज़्यादा की नहीं लगती। और क्या, आपसे 10 साल बड़ी होंगी। अच्छा, आप समझती हैं तो मैं मान लूँगा। डॉक्टर विवेक की दोस्ती की वजह से अब दिन कुछ हल्के फुल्के गुजरने लगे थे। अस्पताल की सफ़ेद नीली दीवारों, पर्दे और एक तटस्थ सी चुप्पी के बीच एक अनकहे इंतज़ार में रात दिन आते जाते रहते थे। उसने दिन गिनना छोड़ दिया था, कैलेंडर की ओर देखना छोड़ दिया था, अपनी घड़ी उतार कर रख दी थी। हर तरह से इस इंतज़ार से छूट जाने का प्रयत्न किया था, मगर वो जानती थी ये उसके अंदर बना रह गया है। हर पल हर क्षण अच्छे दिनों का इंतज़ार, दर्द तकलीफ़ डर से छूटने का इंतज़ार, ज़िंदगी का इंतज़ार, खुशियों का इंतज़ार। ठीक से सो नहीं पाती थी, बार बार उठकर अपना मोबाइल चेक करती थी। शायद प्रबीर का SMS आया हो, शायद गुड़िया ने मिस कॉल दिया हो। उस दिन दोनों बच्चे मोबाइल छीन छीन कर एक दूसरे की शिकायत कर रहे थे। माँ, दादा ने मेरा कलर बॉक्स डस्टबिन में फेंक दिया। नहीं माँ, इसने मेरा होमवर्क पहले फाड़ा था, मुझे स्कूल में डांट पड़ी, पनिश्ड भी हुआ। उनको चुप कराते कराते वो स्वयं अजीब सुख से भरकर रो पड़ी थी। ईश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा छोटा सा घर, मेरी ज़िंदगी वापस दे दो। इस घर को बनाने में स्वयं को खपा दिया था, अपनी महत्वाकांक्षाओं और सपनों की बलि दे दी थी। शादी के बाद PhD के लिए उसका शोध कार्य रुक गया था। मानव पैदा हुआ तो उसने अपनी लेक्चरर की नौकरी भी छोड़ दी। प्रबीर भी यही चाहता था। शादी के बाद उसका परिवार ही उसकी पूरी दुनिया बन गया था। आज उसी परिवार के छूट जाने से जैसे उसके पास कुछ भी नहीं रह गया था। मैं खुद भी नहीं। इतना अकेला उसने स्वयं को इसके पहले कभी महसूस नहीं किया था। इन दिनों जब भी वो उकता कर प्रवीर को फ़ोन करती, वो एक दो बातें करके व्यस्तता का बहाना बनाकर फ़ोन रख देता था। उसका मन भर आता था, मगर कुछ कह ना पाती। बस एक अनबूझ दुख अंदर ही अंदर बना रहता। वो रुक गई थी तो क्या उसके साथ दुनिया भी रुक जाएगी? सबका काम है, ज़िंदगी है। सिर्फ एक वो है जो जिंदा तो है, मगर उसके पास ज़िंदगी नहीं है। उसकी ज़िंदगी तो यही ज़िंदगियाँ थीं जो आज उसे अकेला छोड़ अपनी अपनी राह चल पड़ी हैं। बच्चों से पूछती तो यही सुनने को मिलता कि पापा लंच पर नहीं आते, होमवर्क नहीं कराते। पूछने पर प्रवीर न जाने क्यों अकस्मात चिढ़ गया था। तुम तो वहाँ जाकर बैठ गई हो, यहाँ 10 झमेले मेरे सर पर हैं, क्या क्या संभालूँ। रात दिन एक प्रेजेंटेशन की तैयारी में लगा हूँ। मेरा मतलब ये नहीं था। वो मायूस हो उठी। घर पर लंच नहीं लेते, रोज़ रोज़ होटल का खाना? नहीं, विभा अपने घर से बना कर लाती है, वरना मेरी तो हालत ख़राब हो जाती। ऐसी एसिडिटी हो रही थी कि बस। ये तो अच्छा हुआ, उसने रुंधे गले से कहा, जैसे स्वयं को ये विश्वास दिलाने का प्रयत्न कर रही हो कि जो कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। बाद में गुड़िया ने बताया था, पापा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में दिल्ली गए हैं।
विभा आंटी ने वहाँ से बारबी डॉल लाने का वादा किया है। इसके बाद कई दिनों तक प्रवीर का फ़ोन नहीं आया था। कीमो की वजह से उसे पेट में भयंकर इन्फेक्शन हो गया था। उल्टी, दस्त, बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा था। आईवी के जरिए भारी मात्रा में एंटीबायोटिक्स दिया गया था। मन और शरीर की दोहरी मार ने 8-10 दिन में ही उसे बेहद कमज़ोर बना दिया था। बाद में प्रवीर ने उसे बताया था, मीटिंग के बाद उनकी आउटिंग की व्यवस्था की गई थी। चांदनी रात में ताजमहल वाकई अद्भुत दिखता है। विवाह ने तो अनारकली के गेटअप में तस्वीर खिंचवाई। उसने उम्मीद से भरकर पूछा था, शनिवार को आओगे ना? तुम लोगों से मिले बहुत दिन हो गए। नहीं, बहुत काम है। फिर तुम ठीक भी हो? बिना जिद किए उसने फ़ोन रखकर खिड़की से बाहर देखा था। गुलमोहर के फूल प्रायः खत्म हो आए थे। पिछली बार जाते हुए प्रवीर ने उसके आंसू पोंछे थे। मैं तुम्हें जल्दी से घर ले जाऊंगा अपराजिता। उसने अपने अनजाने ही उंगलियों से क्रॉस बनाया था। कई दिनों बाद डॉक्टर विवेक लौटे तो उसे देखकर चौंक पड़े थे। अरे, आप बहुत चिंता करती हैं क्या? मुझे प्रवीर का नंबर दीजिए, बात करता हूँ उनसे। डॉक्टर विवेक गणेश पूजा के अवसर पर अपने गांव गए थे। वहाँ उनके परिवार ने उनके लिए कोई लड़की भी पसंद कर रखी थी। क्यों डॉक्टर, कोई लड़की पसंद आई? उसने मुस्कुराते हुए उन्हें छेड़ा था। अरे कहाँ मिसेज अपराजिता, एक तो कोई पसंद नहीं आती और जो आती है उसकी शादी हो चुकी होती है पहले ही। कैसी लड़की चाहिए आपको, कहिए तो मैं ढूंढ दूँ? अपनी जैसी लड़की ढूंढिए, अभी शादी कर लूँगा। उसकी बात सुनकर वो झेप कर रह गई थी। उठकर आईने में अपना चेहरा देखा था। आंखों के नीचे स्याह घेरे, जर्द चेहरा, नीली बैंगनी धारियों से भरी बाहें, सुई आईवी लगा लगा कर और हाथ में कोई नस नहीं बची थी। खुद अपनी ओर नहीं देखा जाता। कोई मेरे जैसी औरत से क्या शादी करेगा? एक अनाम सुख से भरकर वो सोचती रही थी। प्रवीर की उपेक्षा ने उसे कब से उदास कर रखा था। उस रात कीमो की रंगीन बोतल को देखकर उसे गुलमोहर के पीले नारंगी फूल याद आए थे। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर भी उसे कुछ दिन अकेले ही रहना पड़ा था। बानी दी अपने पति के साथ थोड़े दिनों के लिए मालदीव गई हुई थी। वैसे घर में नौकर चौकीदार सभी थे। बीच बीच में लंदन से बड़े भैया का फ़ोन भी आ जाता था। इन दिनों से कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पूरी शाम टेरेस पर चुपचाप बैठी रहती। आकाश में उड़ते पक्षियों को देखकर मन एक अनाम इच्छा से भर उठता था। सब अपने अपने घर लौट रहे हैं, वो अपने घर कब लौटेगी? उसे अपने आंगन का तुलसी चौरा याद आता। आषाढ़ की भीगी हुई नीली संध्या में हर श्रृंगार के फूलों के बीच झिलमिलाता हुआ दिया। उसकी सुनहरी लौ में जैसे पूरे आंगन में सुख स्वप्न की धारा बहती रहती थी। वहाँ खड़ी होकर उसने सालों अपने परिवार के लिए मंगल कामना की थी। शाम ढले वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आती। सुख वैभव से भरे घर में एक अनकही उदासी बिछी रहती। घर इंसान और उसके रिश्तों से बनता है, ईंट पत्थर या वैभव से नहीं। उसने पहली बार इस सच्चाई को इतनी शिद्दत से महसूस किया था। उस रात प्रवीर ने ना फ़ोन किया था, ना उसका फ़ोन उठाया था। दूसरे दिन पता चला था प्रवीर को पूरी रात विभा के यहाँ रुकना पड़ गया था। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने उसे अकेली छोड़ने को मना किया था। घर में कोई दूसरा था भी नहीं, वो अकेली रहती है। बेचारी बहुत डर गई थी, मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। प्रवीर की बातें सुनकर उसका बदन घुलाने लगा था। रात भर उल्टी होती रही थी। सुबह तक कमजोरी बहुत बढ़ गई थी। थोड़े दिन बाद हीमोग्राम करवाने वो अस्पताल गए तो डॉक्टर विवेक उसे चाय के लिए कैंटीन ले गए। मिस्टर प्रवीर 2 महीने से आपसे मिलने नहीं आए? चाय पीते हुए उन्होंने गंभीर होकर पूछा था। मैंने उनसे बात की थी, पता नहीं अच्छे मूड में नहीं लग रहे थे। कह रहे थे अपराजिता के जो प्रॉब्लम्स हैं उसे आप समझा सकते हैं, मैं नहीं। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ। वो चुपचाप चाय पीती रही थी। कोई भी सफाई देना यहाँ निरर्थक था। डॉक्टर विवेक उसकी तरफ देखते रहे थे। आप खुश रहा कीजिए मिसेज अपराजिता, उदासी आप पर अच्छी नहीं लगती। उस दिन उसने आईने में अपना चेहरा फिर देखा था। चेहरा तमतमाया हुआ था, तपेदिक के बीमार की तरह। आज उसे अपने बालों की कमी बहुत साल रही थी। कितने खूबसूरत बाल थे उसके। कीमो के पहले डोज के बाद ही झड़ गए थे। सुबह उठकर आईने में खुद को देखकर देर तक रोती रही थी वो। गंजे माथे पर बिंदी कितनी अजीब लग रही थी। पीछे बाल जटा में बदल कर लटक रहे थे। प्रवीर ने उसके गंजे सर पर नज़र पड़ते ही झटके से दूसरी तरफ नज़र फेर ली थी। सारा दिन वो उसकी तरफ देखने से बचता रहा था,
बच्चे भी सहम गए थे। एक अजीब क्षोभ और विद्रोह से उभर उठी थी। 2 दिन सर पर रुमाल लपेटकर घूमने के बाद उसने नंगे सर घूमना शुरू कर दिया था। उसे देखकर विभा के सामने जहाँ प्रबीर बिल्कुल अपदस्थ हो उठा था, वहीं विभा अपनी आंखों की चमक नहीं छिपा पाई थी। उस रात प्रबीर उस पर बिफर पड़ा था। तुमने नंगे सर क्यों घूमना शुरू कर दिया? कितना भद्दा लगता है। जो हुआ है उसमें मेरा कसूर तो नहीं प्रबीर, फिर मैं क्यों छिपाती फिरूं? तुमसे बहस कौन करे? प्रबीर मुंह फेर कर सो गया था। चेहरों के बदलने की, रिश्तों के टूटने की वो शुरुआत थी। परिवर्तन की इन खामोश आहटों को सुनकर वो एक अदृश्य आतंक से भर उठी थी। असुरक्षा की भावना से इंसान अपने चारों तरफ से दीवार खड़ी कर लेता है। एक दिन उससे घिरकर स्वयं अकेला हो जाता है। खुद के और अपनों के बीच शायद वो खुद ही एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। ना खुद किसी तक पहुंच पाता है, ना किसी को अपने पास आने देता है। उपेक्षा के एहसास में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसकी शिकायतों का सिलसिला बढ़ता ही चला गया था। हर छोटी मोटी बात पर लड़ पड़ती थी। रात दिन तकलीफ़ों की शिकायत करती रहती, कराहती रहती। अब सोचती तो लगता है उसने सब कुछ पाने के चक्कर में ही सब कुछ खो दिया था। उसने ज़िंदगी को जितना समेटने की कोशिश की, ज़िंदगी उतनी ही बिगड़ती चली गई। अगले शनिवार जब पूरा परिवार उससे मिलने आया, उसने सब कुछ बदला बदला पाया। प्रबीर बार बार बाहर जाकर मोबाइल पर किसी से दबी आवाज़ में बातें कर रहा था। बच्चों के मुंह से बार बार विभा आंटी का नाम सुनकर वो और भी मायूस हो उठी थी। माँ, विभा आंटी तुमसे भी अच्छा पिज़्ज़ा बनाती हैं। प्रबीर में भी कई तब्दीलियाँ आई थीं। उसके कपड़े ज़्यादा रंगीन हो गए थे। उसने तरह तरह के कोलोन, आफ्टर शेव का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। दोपहर को प्रबीर नहाने के लिए बाथरूम गया तो गुड़िया उसका पर्स लेकर चिल्लाने लगी, भैया देख विभा आंटी का फ़ोटो। प्रबीर ने बाहर निकलकर उसके हाथ से अपना पर्स छीन लिया था। वो दूसरी तरफ मुंह फेरे अनजान बनी रही थी। आंसू एक आंख से दूसरी आंख तक बहते रहे थे देर तक। प्रबीर ने झुककर देखा वो जाग रही है या नहीं। शायद यहीं तक देखने का प्रयत्न किया था। शाम को टेरेस पर चाय पीते हुए उसने बात छेड़ी थी, मेरी तबीयत का ये हाल है, बच्चों की बड़ी चिंता होती है। सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा, प्रवीर ने तटस्थ भाव से कहा था। मुझे कुछ हो गया तो? माना विभा बच्चों की बड़ी परवाह करती है, मगर कौन दूसरों को हमेशा संभालता है? विभा ऐसी नहीं है, वो हमेशा। कहते कहते प्रबीर अचानक रुक गया था। वो उसे एकटक देख रही थी। प्रबीर का चेहरा लाल हो उठा था। वो उठकर अंदर चला गया था। आज उसे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। आस्था अनास्था के मारक द्वंद्व के बीच जीना कितना कठिन था। आज वो यातना की सारी हदों से गुजर गई थी। मन में तूफान के गुजर जाने के बाद की शांति थी। अब सब कुछ उजड़ चुका था। कुछ उजड़ने की चिंता से वो मुक्त हो गई थी। दूसरे दिन जब सब वापस जाने लगे, उसने सहज ढंग से सबको विदा किया। प्रबीर ने हाथ पकड़ा तो उसने धीरे से स्वयं को छुड़ा लिया। ठीक रहना प्रबीर। प्रबीर उसकी तरफ सीधा नहीं देख पा रहा था। कार स्टार्ट करते हुए उसने धूप का चश्मा पहन लिया था। जाती हुई कार को देखते हुए उसके अंदर अजीब सी चुप्पी थी, जैसी अक्सर अस्पताल के कॉरिडोरों में पसरी हुई मिलती है। अपने अंदर की किसी दीवार में आज उसने खुद को हमेशा के लिए चुनवा लिया था। बहुत जी लिया। उस दिन उसने प्राणायाम नहीं किया, दवाइयाँ भी पड़ी रहीं। दूसरे दिन उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। उसका बुखार उतर नहीं रहा था। 4-5 दिन कैसे बीत गए उसे पता भी न चला। प्रबीर घर पहुंचते ही दूसरे दिन 1 महीने के लिए विदेश चला गया था। विभा ने गुड़िया से फिर बारबी लाने का वादा किया था। छोटी मौसी घर संभाल रही थी। शाम को बानी दी उससे मिलने आई थी, रजनीगंधा का गुलदस्ता लेकर। रजनीगंधा तुझे बहुत पसंद है ना? उसने फूलों की तरफ देखा तक नहीं था। आज सोनोग्राफी, हेमोग्राम, कार्डियोग्राम, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट सभी कुछ करवाना था। उसे खून आना शुरू हो गया था। शायद ब्लड काउंट बहुत गिर गया था। कल रात से उसके जबड़े तथा सीने में भी दर्द होने लगा था। डॉक्टर विवेक के चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती थी। टेस्ट रिपोर्ट आने पर वे बानी दी तथा जीजा जी को अपने ऑफिस में बुला ले गए थे। दोनों लौटे तो बानी दी का चेहरा उतरा हुआ था। शायद वो रोती रही थी। उसने उदासीन भाव से पूछा, कितने दिन? उसके सवाल पर बानी दी भपक भपक कर रो पड़ी थी। जिया जी ने पूछा था, प्रबीर को बुला लें? नहीं, नाहक परेशान होंगे, बहुत काम है, बाद में तो आना ही है। सुबह के राउंड पर डॉक्टर विवेक आए तो सामान्य ढंग से मुस्कुराई थी। क्यों डॉक्टर, अब भी लड़की ढूंढ रहे हैं?
नहीं, मिल तो गई है, बस वो मान जाए। उसने गंभीरता से उसे देखा था। एक और ऑपरेशन होना है, हमें अपनी तरफ से कोशिश तो करनी ही है। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। उसने अपनी आंखें मूंद ली थी। इसके बाद के दिन एक दुस्वप्न का लंबा सिलसिला बन गए थे, जैसे ऑपरेशन, टेस्ट, दवाइयाँ, दर्द और दर्द। बिस्तर पर वो जागी सोई सी पड़ी रहती थी। यथार्थ कल्पना में फ़र्क करना मुश्किल हो गया था। कभी वो जैसे अपने घर में होती, कभी आंखें खोलकर स्वयं को डॉक्टर, नर्स, मशीनों, नलियों के बीच घिरी पाती। गुड़िया और मानव को बुला लिया गया था। दोनों उस पर झुके हुए थे। माँ, माँ। गुड़िया, होमवर्क हुआ? मानव, उसे सताओ मत। सेडाटिक्स के प्रभाव में नशे में डूबती उतरती रही थी, जैसे लहरों पर तैर रही हो। बड़े भैया भी लंदन से आ गए थे, साथ में भाभी भी थी। प्रबीर जल्दी ही आ रहा है, उससे कई बार कहा गया था, उसने पूछा नहीं था। डॉक्टर विवेक आसपास बने थे। मिसेस पॉल, आपने हौसला क्यों छोड़ दिया? नहीं, बस अब कुछ अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर, मेरा चेहरा कहाँ गया, मेरा घर कहाँ है? वो हिलक हिलक कर रो रही थी। किसी ने जैसे चुपके से उसके कानों में कहा था, आप खूबसूरत हैं, मेरी नज़र से देखिए। उसने चेहरों की भीड़ में डॉक्टर विवेक को ढूंढा था, नहीं, कोई नहीं था। उसे अब मुक्ति चाहिए। ये मोह की मरीचिका उसे कब तक भरमाएगी? उसने गुड़िया की नन्ही उंगलियों से अपना हाथ छुड़ाया था, मानव को परे धकेला था। तुलसी का दिया अब भी झिलमिला रहा था। भगवान मेरा घर बना रहे। वो अपनी जवां फूल बनी आंखें झपकाती है। ये मेरा मंगलसूत्र है, ये मेरा बिस्तर है, ये मेरा नाम है, श्रीमती प्रबीर पॉल। आह, दुखता है। अब और नहीं, हटा लो ये नलियाँ, ये दवाइयाँ, ये चाकू छुरियाँ। जीजा जी बच्चों को बाहर ले गए हैं। बीना दी सिरहाने रो रही हैं। भैया जीजा जी से कह रहे हैं प्रबीर भोर तक पहुंच रहा है। क्या हमारे पास इतना वक्त है? डॉक्टर विवेक जीजा जी के प्रश्न का कोई जवाब नहीं देते। नर्सों को डांटते हुए वो अपनी टाई ढीली करते हैं। बड़ी घुटन हो रही है। सबके अंदर एक इंतज़ार सा बना हुआ है, कुछ घटने का, कुछ न घटने का। ना जाने वो अभागा पल कौन सा है। दिन भर की अफरा तफरी के बाद वार्ड नंबर 10 अब शांत है। अस्पताल के कर्मचारी चुपचाप अपनी अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं या मौका पाकर इधर उधर ऊँघ रहे हैं। बीमार नशीली नींद में डूबे हुए हैं। कॉरिडोर में रात दवाई की तरह महक रही है। दूर कहीं रेडियो बज रहा है। पहली मंजिल में कोई रुक रुक कर करा रहा है। नर्स स्टेशन में फ़ोन की घंटी लगातार बज रही है, मगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। रात के अंतिम राउंड में डॉक्टर विवेक उसके कमरे में आए हैं। वो जाग रही है। उसके कराहने की आवाज़ आ रही है। डॉक्टर विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया है। बानी दी भयभीत एक कोने में खड़ी हैं। उनका रोना बंद नहीं हुआ है। डॉक्टर विवेक, लड़की पसंद आई? उसके लहजे में अजीब उन्माद सा है। वो ढूंढती हुई नज़र से दरवाजे की ओर देख रही है। बाहर अकस्मात बारिश शुरू हो गई है। तेज हवा में पेड़ पौधे दोहरे हुए जा रहे हैं। डॉक्टर विवेक ने उसका हाथ और सख्ती से पकड़ लिया। मिसेस पाल, मुझे कोई अच्छी नहीं लगती। मगर उसे तो बहुत अच्छी लगती है, पिज़्ज़ा भी अच्छा बनाती है। आप अच्छी हो जाएंगी। हाँ, मैं भी बहुत जीना चाहती हूँ। डॉक्टर, आपने ही तो कहा था। वो शायद रोना चाहती है, मगर उसके गले में से घरघराहट की सी आवाज़ निकल रही है। इतनी बारिश में वो कैसे आएंगे? फिर वो दरवाजे की तरफ देख रही है। मेरे बाल भी झड़ गए। आप बहुत खूबसूरत हैं, 30 से ज़्यादा की नहीं लगती। आपको चश्मे की ज़रूरत है। शायद वो हंस रही है। उसका शरीर ऐंठने लगा है, चेहरा तमतमा उठा है। मैं तो जीना चाहती थी डॉक्टर। अब वो फिर से रो रही है शायद। मिसेस पॉल, डॉक्टर विवेक धीरे से हिला रहे हैं। बानी दी रोती हुई बाहर निकल गई हैं, शायद घर फ़ोन करने। उसने थरथराते हुए डॉक्टर विवेक का हाथ पकड़ लिया है। मेरा चेहरा कहाँ गया डॉक्टर? और ये जर्द रंग, झुर्रियाँ, नीली स्याह धारियाँ, कितना दुखता है। खून और खून। मुझे ताजमहल देखना है चांदनी रात में। ये गहने गुड़िया के लिए, सिर्फ मंगलसूत्र मेरा। बाहर तेज बिजली चमक रही है। पूरा कमरा सफ़ेद रोशनी के झमाकों से भर गया है। एक भी फूल नहीं बचा। वो फटी फटी आंखों से बाहर देख रही है। कितने फूल थे? अचानक तेज थकान से भरकर उसने आंखें बंद कर लीं। अंदर परकटे पक्षी सा कुछ छटपटा रहा है। एक काला भंवर अपने अंदर सब कुछ समोता जा रहा है। उसका चेहरा, गुलमोहर के फूल, गुड़िया की उजली हंसी। प्रबीर ने उसके मुंह के बालों में अपना चेहरा छुपा लिया है। सुबह नहाकर तुम मोगरे के ताजे गजरे सी महकती हो।
कैसी खुनक भरी मीठी धूप है। प्रबीर उठो, ऑफिस नहीं जाना। प्रबीर ने फिर से चादर अपने चेहरे पर खींच ली है। बड़ा आलसी है, मेरा हाथ पकड़े रहना, उधर मत देखना। रस्सी के झूले पर दोनों चल रहे हैं। नीचे अलकनंदा बह रही हैं। उनकी शादी हुए अभी 10 ही दिन हुए हैं। माथे पर कितना सारा सिंदूर दिपदिपा रहा है। तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया प्रबीर, मैं डूब गई ना। कितना उपालंब भरा है उसके स्वर में। मैं आपका हाथ पकड़े हुए हूँ मिसेस पॉल। कौन कह रहा है? वो अपने सूने हाथों को देख रही है। सब कुछ डूब रहा है, सांसें, आवाज़ें, रोशनी, चेहरे। कैसा स्याह ये समंदर है। वो चिंगाड़ती हुई लहरों को काटती है। कैसी काली रात। सुबह कहाँ है? वो टटोल रही है। सब कुछ कहाँ खो गया? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। प्रबीर उसे अपनी बाहों में बांधे हुए है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। रह रह कर बिजली चमक रही है। उसे बिजली से बहुत डर लगता है। मिसेस पॉल, मैं हूँ ना। उसके इर्द गिर्द ये बाहें किसकी हैं? ये महक। वो अपने पर झुके हुए इस भीगे चेहरे को टटोलती है। उसने कहा था मुझे घर ले जाएगा। मैं हूँ ना। माँ, आना। उसकी नज़रों में काला कंबल चढ़ रहा है। आवाज़ें दूर से दूर होती जा रही हैं। शायद ये गुड़िया की आवाज़ है। नहीं, मानव की। उफ, ये ठंडा काला पानी का रेला कैसे हरहरा कर ऊपर चढ़ रहा है, ठोड़ी तक, नाक तक, आँखों तक। ऐसे तो पूरी की ही पूरी डूब जाएगी। प्रबीर। काली नदी में क्षण क्षण डूबता उसका हाथ हिल रहा है। प्रबीर, आप मुझसे शादी करेंगी क्या? कैसा वाहियात सवाल है। उससे सांसें नहीं ली जा रही हैं। सीने में, गले में काला नाग कुंडली मारकर बैठा है। लिपट रहा है, पेंच कस रहा है। उसका फेफड़ा सूज रहा है, दम घुट रहा है। थोड़ी हवा, बस थोड़ी हवा। प्रबीर चुपचाप किनारे पर खड़ा है। उसकी बारबी इतनी लंबी पलकें झपका रही है। उसके सुनहरे बाल हवा में उड़ रहे हैं। बाल सब झड़ गए। अरे, वो तो सचमुच डूब रही है। उसने मुझे कहा था। उसकी आवाज़ में एक परकटे पक्षी की सी छटपटाहट है। चारों तरफ टूटे हुए पंख ही पंख फैले हुए हैं। आप मुझसे शादी करेंगी? ये कौन रो रहा है? उसका माथा भीग गया है। वो आंसुओं से तर उस चेहरे की ओर देखती है। उसने कहा था वो किसी तरह इस बर्फीले पानी से बाहर निकल जाए। अरे, प्रबीर तो मुड़कर जा रहा है। इस बार की मीटिंग गोवा में होगी। बारबी उसकी तरफ देखकर हाथ हिला रही है। समंदर की नीली लहरों में उसके सुनहरे बाल पिघला सोना बनकर लहरा रहे हैं। अब और नहीं। उसके हाथ पांव एक एक कर शून्य होते जा रहे हैं, अंतरिक्ष में गायब हो रहे हैं। एक काला गहर सब कुछ लीलता जा रहा है। वो बर्फ़ की सिल्ली बन गई है जो पिघली आंखों के सिवा कुछ भी जिंदा नहीं, उम्मीद भी नहीं। वो सचमुच मर गई है। मगर काले झील में पूरी तरह से डूबते हुए उसका हाथ अब भी हिल रहा था। प्रबीर। ये उम्मीद से आगे की कोई चीज़ थी शायद, जो हर इंसान को अपने भगवान से होती है। वानीदी दरवाजे के पास बैठी फपक रही हैं। दर से चुपचाप सारे यंत्र उपकरण हटा रही हैं। प्रबीर अभी तक नहीं पहुंच पाया था। कफन उड़ाने से पहले डॉक्टर विवेक ने झुककर धीरे से जैसे कुछ कहा था और फिर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए थे। उन्होंने बार बार अपराजिता से जो सवाल आज किया था उसके जवाब की अपेक्षा उसे शायद कभी भी नहीं थी। खिड़की के बाहर गुलमोहर के सारे फूल झड़ गए थे। अभी आप सुन रहे थे जयश्री रॉय जी की लिखी हुई कहानी गुलमोहर। कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।